नमस्ते दोस्तों। आज का डेट है 14 सितंबर 2023 और अभी हम डिस्कस करेंगे द हिंदू के कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हिंदी में। तो सबसे पहले देख लेते हैं हम लोग कौन कौन से आज इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। तो सबसे पहला हम लोग न्यूज डिस्कस करेंगे वर्ल्ड लोकेशन से संबंधित है, जो कि लेबनान है। लेबनान कहाँ है और इसके बारे में क्या क्या महत्वपूर्ण बातें हैं। ये मेडिटेरियन सी के पास है, मेडिटेरियन सी के पूर्वी क्षेत्र में ये है। ये इजराइल के पास है, इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंस रखता है। अगला आर्टिकल है, आज 14 सितंबर है हिंदी दिवस, तो सभी हिंदी वासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं। तो इसी संबंधित एक आर्टिकल हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसमें मुख्य बातें जानेंगे कि 14 सितंबर जो है आज हिंदी दिवस कब से मनाया जाता है और इसकी क्या विशेषताएं हैं। तो इसी संबंधित एक आर्टिकल है, भारत में 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं की सूची है, जिसमें हिंदी भी शामिल है। अगला आर्टिकल है, शैक्षणिक नैतिकता का मजाक, एक बंधन का टूटना। अभी हाल ही में यूपी के मुजफ्फरनगर में एक मामला हुआ है कि एक शिक्षिका जो थी अपने क्लास में बच्चे को बोली कि एक दूसरे को थप्पड़ मारो, और उसी में से एक बच्चा को जोर से थप्पड़ मारने के लिए कहा गया, जो कि मुस्लिम समुदाय से संबंधित था, और यही विवाद शुरू हो गया और उस स्कूल की जो एफिलिएशन थी उसको रद्द कर दिया गया। अगला आर्टिकल है, जैव ईंधन स्थिरता का जो मार्ग है अभी जटिल है। यहाँ पे यही कहा जाता है कि द कॉम्प्लेक्स पाथ टू बायोफ्यूल सस्टेनेबिलिटी, मतलब बायोफ्यूल के अस्थिर अभी होने में मार्ग बहुत ही जटिल है। अगला आर्टिकल है, राष्ट्रपति ने आयुष्मान भव स्वास्थ्य अभियान की शुरुआत की। तो इसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे कि इसके क्या क्या विशेषताएं हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि वर्ल्ड लोकेशन, लेबनान जो है वो आधिकारिक रूप से लुबनान भी कहा जाता है, लुबनान गणराज्य, जो पश्चिमी एशिया में भूमध्य सागर के पूर्वी तट पर स्थित है। यहाँ पे लेबनान है, जो इस मैप में देख सकते हैं। इसके उत्तर और पूरब में सीरिया, इसके उत्तर में सीरिया है और पूरब में भी सीरिया है, ठीक है। उसके बाद और दक्षिण में इजराइल, यहाँ पे दक्षिण में इजराइल है। उसके बाद यहाँ पे कहा जाता है कि भूमध्य बेसिन और अरब के भीतर भाग के बीच में सेतु बने इस देश, मतलब भूमध्य सागर और अरब के बीच में ये पुल का काम करता है, ब्रिज कंट्री है, ठीक है। इसलिए इस देश का जो इतिहास है वो समृद्ध और मिश्रित है। तो इसका जो कैपिटल है ये याद रखिएगा, बैरूट कैपिटल है। ये कंटिनेंट जो है एशिया में है। उसके बाद इसका एरिया जो है 10,452 किलोमीटर स्क्वायर है। इसका करेंसी लेबनान पाउंड है। इसके वर्तमान के प्रधानमंत्री जो हैं नाजिब मिकाती हैं। कभी कभी स्टेट पीसेस में ये सब पूछ देता है प्रधानमंत्री के बारे में, इसलिए मैं इसको एक बार आप लोग को रिकॉल करवा देता हूँ, ठीक है। इसको अब विस्तार से देख लेते हैं इस मैप में। जैसे ये मेडिटेरियन सी भूमध्य सागर के पूर्वी क्षेत्र में है, यहाँ पे इसकी राजधानी है। मैक्सिमम जो राजधानी होती है वो बहुत समृद्ध होती है और वो तट पे ही होती है। तो ये है लेबनान की राजधानी बैरूट, और इसमें कुछ खास है नहीं। कुछ चीज़ें हम लोग देख लेते हैं, जैसे मेका वैली, ये एक इम्पोर्टेंस रखता है। उसके बाद माउंट लेबनन, इसे ध्यान से देख लीजिए। नीचे इजराइल है, इजराइल का पार्ट है, बहुत ही कन्फ्लिक्टेड एरिया है। नीचे गोलन हाइट्स है, यह भी इंपॉर्टेंस रखता है। इसमें भी देख लेते हैं एक बार। वही चीज़ें हैं सारी चीज़ें, इसमें कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखता, बस मेडिटेरियन सी के पास है। उसके नीचे इजराइल है, ऊपर सीरिया है, ठीक है। तो इस सब चीज़ों को ध्यान रखिएगा। यहाँ पे गोलन हाइट्स है। अब देख लेते हैं, आज 14 सितंबर है, मतलब कि हिंदी दिवस। तो इसी संबंधित ये आर्टिकल लेकर आया हूँ, जिससे हिंदी भाषियों को प्रोत्साहन दिया जा सके। जो हिंदी दिवस की सभी लोगों को शुभकामनाएं। इसके बारे में कुछ चीज़ें जान लेते हैं। जैसे पूरे देश में 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। ये दिन देश में हिंदी को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। हमारे देश की जो आधिकारिक भाषा के रूप में जानी जाने वाली हिंदी भाषा आज विश्व की तीसरी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है, ठीक है, ये याद रखिएगा, थर्ड। एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में 60.22 करोड़ लोग हिंदी भाषा का उपयोग करते हैं। हिंदी भाषा की शुरुआत, जब हिंदी दिवस जो मनाने की शुरुआत है वो कब से हुई, तो हिंदी दिवस मनाने की आधिकारिक तौर पर शुरुआत जो हुई वो 14 सितंबर 1953 को हुई। 1953 में भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संसद भवन में 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। इसके बाद से हर साल इस दिन को नेशनल हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है, राष्ट्रीय हिंदी दिवस।
वहीं राष्ट्रीय भाषा प्रचार समिति की सिफारिश के बाद से 14 सितंबर 1953 से हिंदी दिवस मनाया जाने लगा। आपको बता दें कि पूरी दुनिया में विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। तो विश्व हिंदी दिवस जो है वो 10 जनवरी को मनाया जाता है, ये कंफ्यूज नहीं होगा। ये राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है और विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। इस तरह से भारत में 2 बार हिंदी दिवस मनाए जाते हैं। और हिंदी दिवस क्यों मनाए जाते हैं? तो हिंदी को बढ़ावा देने के लिए देश में हिंदी दिवस मनाया जाता है। इस दिन लोगों को प्रेरित करने के लिए हिंदी भाषा अवार्ड भी दिए जाते हैं। इस दिन कई कार्यक्रम आयोजित होते हैं। हिंदी दिवस को पूरे 1 हफ्ता तक सेलिब्रेट किया जाता है, जिसे हिंदी पखवाड़ा भी कहते हैं। ठीक है, इस दिन को स्कूलों से लेकर ऑफिसों तक में मनाया जाता है। भारत में हिंदी दिवस मनाने के पीछे कारण यह है कि इसे राज्य भाषा का दर्जा मिला हुआ था। हिंदी दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति उन सभी लोगों को सम्मानित करते हैं जिन्होंने हिंदी भाषा के किसी क्षेत्र में उपलब्धि हासिल की है। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण बातें हिंदी दिवस से, जो आज 14 सितंबर के दिन मनाया जाता है भारत में। अगला आर्टिकल देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे कहा जाता है इसमें, जैव ईंधन की स्थिरता का जो मार्ग है वो अभी भी जटिल है। द कॉम्प्लेक्स पाथ टू बायोफ्यूल सस्टेनेबिलिटी। इसमें राइटर कहते हैं कि कुछ साल पहले दुनिया भर में इलेक्ट्रिक वाहनों के प्रभुत्व के सामने जैव ईंधन पर काम करने के लिए निरंतर औचित्य की आवश्यकता थी, जब इलेक्ट्रिक व्हीकल अभी नहीं आया था। आज जबकि इसमें कोई संदेह नहीं कि पिछले कुछ वर्षों में जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है बहुत तेजी से बढ़ा है, उसका उपयोग भी बढ़ा है, उसका प्रोडक्शन भी बढ़ा है। तो इस तथ्य के बारे में जागरूकता भी बढ़ी है। उदाहरण के लिए जो इलेक्ट्रिक व्हीकल हैं उसमें परिवर्तन के लिए मौजूदा आंतरिक दहन, यहाँ पे कहा जाता है देयर इज ग्रोइंग अवेयरनेस टू द फैक्ट नो डिकार्बोनाइजेशन स्ट्रेटजी, मतलब कि जो जितना भी कार्बन उत्सर्जन है उसको कम करने के लिए जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है उसका उपयोग ज़्यादा बढ़ा है। इसी में कहा जाता है कि मौजूदा आंतरिक दहन इंजन, मतलब कि एग्जिस्टिंग इंटरनल कंबशन इंजन ICE जो व्हीकल है और सहायक बुनियादी ढांचे को पूरी तरह से बदलने की जरूरत है, जो कि पूंजी गहन है, वो ज़्यादा जो कैपिटल इंटेंसिव है। तो इसके लिए ज़्यादा फंडिंग की आवश्यकता है। इसके अलावा आवश्यक बैटरी और उसमें उपयोग किए जाने जो महत्वपूर्ण खनिज को आयात करने की आवश्यकता है, जिससे कि हम अपना इंफ्रास्ट्रक्चर को इन्हांस कर पाए इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए। यही बात की जा रही है कि बढ़ा तो है बहुत तेजी से इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए, लेकिन उसके उपयोग के लिए जो उसकी ज़रूरतें हैं, जो बुनियादी ढांचे की आवश्यकता है, जगह जगह पे उसके चार्जिंग पॉइंट्स की आवश्यकता है, उसके रिपेयरिंग स्टेशंस की ज़रूरत है, बैटरीज को बनाने के लिए अनेक प्रकार के जो उपकरण की आवश्यकता है वो हमें इंपोर्ट करना पड़ता है, उसकी आवश्यकता है। तो इन सभी चीज़ों के लिए और भी आवश्यक चीज़ें जो बैटरी में उपयोग होते हैं, तो उस बहुत से चीज़ें हमारे भारत में भी खनिज हैं, तो उसका भी खनन की भी बात चल रही है। तो लेकिन यहाँ पे पर्यावरणीय चिंता भी बढ़ी हुई है। तो इन रॉ मटेरियल्स को प्राप्त करने के लिए भी सरकार निरंतर प्रयासरत है। यही बातें यहाँ पे राइटर कह रही है। फिगर में देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे रॉ मटेरियल है, उसके बाद सॉइल बायोफ्यूल प्रोडक्शन कैसे होता है, बायोचर, थर्मल टेक्नोलॉजी, उसके बाद डेंसिफिकेशन टेक्नोलॉजी, उसके बाद यही सारी चीज़ों के उपयोग से ही बायोफ्यूल का निर्माण किया जाता है। तो भारत में चुनौतियां क्या क्या है? तो भारत में चुनौतियां हैं, जैसे कि पहली पीढ़ी में इथेनॉल जो था का पर्याय किया गया, मतलब कि जैव ईंधन के रूप में इथेनॉल का उपयोग करने के लिए भारत आगे बढ़ा, जो मुख्य रूप से खाद्य पदार्थों से प्राप्त होता है। ठीक है, और इसमें भारत में 2025-26 तक पेट्रोल के साथ 20% इथेनॉल को मिलाया जाने लगा, जिससे कि कार्बन उत्सर्जन कम किया जा सके। तो यहाँ पे बात यही हो रही है कि पूरी तरह से जो गन्ने और खाद्यान्न से बने जो फर्स्ट जनरेशन का इथेनॉल था वो पूरी तरह से गन्ना और खाद्यान्न से बना हुआ था। वहीं सेकेंड जनरेशन का जो इथेनॉल था उसके बारे में राइटर बताते हैं कि इथेनॉल जो फसल के अवशिष्ट, वहां पे शुरुआत में जो गन्ना और खाद्य पदार्थ से बनाया जा रहा था, मतलब कि शुगर केन और फूड ग्रेन से, और सेकेंड जनरेशन का जो इथेनॉल था वो क्रॉप्स बेस्ड से बनाया। ये बेहतरी हो गई, जिससे कि क्रॉप्स बेस्ड का दुरुपयोग नहीं होगा और इससे हम इथेनॉल को बनाने में सक्षम हो जाएंगे। तो यहाँ पे कहा जाता है कि फीड स्टॉक आपूर्ति श्रृंखला और स्केलिंग से संबंधित कई चुनौतियों के कारण इस लक्ष्य को प्राप्त करने में ज्यादा योगदान देने की संभावना नहीं है। मतलब कि बहुत सी चीजें यहाँ पे पर्याप्त ही नहीं था, जिसके कारण हम सेकेंड जनरेशन का इथेनॉल जो है वो प्राप्त करने में और भी ज्यादा समस्याएं उत्पन्न हो रही थी। गन्ना उगाने से वही जो शुरुआत वाला था 1G फर्स्ट जनरेशन,
गन्ना की उपयोग हो रही थी, तो वहां पे कहा जा रहा है कि गन्ना उगाने से ज्यादा भूमि जल का उपयोग होता है, लेकिन भूजल की कमी हो रही है और ईंधन उत्पादन के लिए खाद्यान्न के उपयोग से खाद्य सुरक्षा पर पड़ने वाला प्रभाव भी बहुत कठिन हो रहा है। तो इसी के कारण यहाँ पे कहा जाता है कि भारत वर्तमान में अधिशेष खाद्य उत्पाद जो जो बेस्ट मटेरियल्स हैं, जिससे हम लोग सेकेंड जनरेशन का इथेनॉल बनाते थे, जैसे सेकेंड जनरेशन का इथेनॉल जिससे बनाते थे क्रॉप बेस्ड और रेसिड्यू के द्वारा, तो उसका उपयोग करने के लिए अभी सरकार प्रेरित कर रही है, जिसके वजह से अधिशेष उपज को ऊर्जा की ओर मोड़ा जा सके। यहाँ पे यही बातें की जा रही है। ठीक है, सरप्लस फूड प्रोड्यूसर, और यहाँ पे कहा जाता है कि फसल उगाने के लिए ये मुख्य लक्ष्य नहीं हो सकता है कि जिससे कि हम इथेनॉल के लिए फसल को उगाएं ज्यादा से ज्यादा और ऊर्जा की ओर मोड़ दें। तो यहाँ पे सबसे पहले कहा जाता है, सबसे पहली चुनौती है भारत के लिए, यहाँ पे भारत की जो फसल की पैदावार है वो पहले से ही अस्थिर है, मतलब कि वो एक निश्चित हो गई, बहुत ज्यादा पैदावार नहीं हो रही। अभी वर्तमान समय में ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्याएं आ रहे हैं, ठीक है, तो जिससे कि अभी बारिश भी कम हुई है, तो खेती के तहत समान क्षेत्र जो कृषि योग्य भूमि है समय के साथ कम होता जा रहा है, क्योंकि पॉपुलेशन हमारा बहुत तेजी से बढ़ रहा है। आबादी बढ़ने से भूमि का जो वो कम हो रहा है, भूमि कम होता जा रहा है कृषि के लिए, तो इसलिए सम्मेलन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए हमारी रणनीति जो है वो अधिशेष फसल उत्पादन पर निर्भर नहीं हो सकती। वहीं दूसरी बात यहाँ पे राइटर कह रहे हैं कि जो मिशिगन विश्वविद्यालय के नेतृत्व में हाल ही में कहा गया एक अध्ययन से अनुमान लगाया कि जो भूजल की कमी है उसकी मौजूदा दर की तुलना में 2040-41 के दौरान 3 गुना हो जाएगा। मतलब जो अभी वर्तमान में जो हमारा ग्राउंड वाटर वो कम हो रहा है, 2040-41 की बात की जा रही है, तो 3 गुना और कम हो जाएगा। तो उस समय कैसे हम लोग करेंगे? तो यह फिर से तापमान वृद्धि और इसके परिणाम स्वरूप फसल की पानी की आवश्यकताओं में वृद्धि का कारण है। तो ऐसे सीमित संसाधनों के साथ चाहे वह भूजल हो या कृषि योग्य भूमि, ईंधन के मुकाबले खाद्य उत्पादन को प्राथमिकता दी जाएगी। वही बात यहाँ पे कहा जाता है मिचिगन प्रोजेक्ट्स के द्वारा कि हमेशा से जो हमारा भोजन का उत्पादन है, फूड प्रोडक्शन, उसको ज्यादा प्रायोरिटी दी जाएगी। तीसरी बात यहाँ पे राइटर कह रहे हैं कि उत्सर्जन के मामले में कृषि क्षेत्र सबसे कठिन क्षेत्रों में से एक है, जहां पे जीएचजी उत्सर्जन होता है वो सबसे कम कृषि क्षेत्र में होता है। इसलिए परिवहन क्षेत्र से जो जीएचजी ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन होता है, ग्रीन हाउस गैस के बारे में मैं बता चुका हूँ कौन कौन से ग्रीन हाउस गैस है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ओजोन हो गया, तो ये सारी चीजें याद रखिएगा। उसके सीएफसी हो गया, सीएफसी हो गया, ये कुछ ग्रीन हाउस गैस याद रखिएगा जिससे कि कोई भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इसी के बारे में कहा जा रहा है कि परिवहन क्षेत्र से जो ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए मोटर ईंधन उत्पादन के लिए क्षेत्र से जीएचजी उत्सर्जन बढ़ाना एक अनावश्यक संतुलन है, जिससे बहुत कम शुद्ध लाभ हो रहा है। तो यहाँ पे भी तीसरी बातें कह रहे हैं कि जैसे कि आपको लगता है कि जो हम परिवहन क्षेत्र ट्रांसपोर्टेशन से जितना भी गैस का उत्सर्जन होता है, जीएचजी इमिशन होता है, वो हम बैलेंस कर लेंगे जो हमारा एग्रीकल्चर से है, तो ऐसा लाभ बहुत ही कम दिख रहा है। ये बातें राइटर कह रहे हैं। भारत में अधिशेष चीनी उत्पादन से निपटने के लिए इथेनॉल मिश्रण नीति एक अच्छा रणनीति है। यहाँ पे कहा जाता है कि इथेनॉल ब्लेंडिंग पॉलिसी हैज बीन अ गुड स्ट्रेटजी टू डील विद द सरप्लस। ज्यादा अगर शुगर हमारा चीनी का उत्पादन हो जाता है तो यहाँ कुछ फायदा हो सकता है। अतिरिक्त चीनी उत्पादन से निपटने के लिए एक अच्छी रणनीतिक अतिरिक्त गन्ने की खेती को कम करना होगा। इस तर्क के जवाब में किसानों की बढ़ती आय को अक्सर एक सफेद झंडे के रूप में लहराया जाता है, लेकिन गन्ना एक लाभकारी फसल होने के कारण किसी भी अन्य चीज की तुलना में सरकारी हस्तक्षेप से अधिक जुड़ा हुआ है। इसका मतलब यह है कि अगर चाहे तो किसी भी साधारण फसल को गन्ने की तरह लाभकारी बनाया जा सकता है, क्योंकि बहुत से क्रॉप के बेस से भी हम लोग इथेनॉल उपयोग कर सकते हैं। तो हम गन्ना उगाएं क्यों? क्योंकि गन्ना में बहुत ज्यादा जल का जरूरत, पानी का जरूरत पड़ता है। इससे हमारा जो ग्राउंड वाटर लेवल है वो भी तेजी से कम होता है। तो क्यों ना हम दूसरे जो फसल है उसको उपयोग करें और उसका वेस्ट से इथेनॉल बनाएं। तो टिकाऊ जैव ईंधन कम पानी और जीएचजी पद चिन्ह के साथ फसल अवशेष और अन्य अवशिष्टों से उत्पादित किया जा सकता है। वही बात यहाँ पे कहा जाता है कि सस्टेनेबल बायोफ्यूल जो है हम लोग इसको उत्पादित कर सकते हैं, जिससे कि कम जल का भी उपयोग होगा, ग्रीन हाउस गैस का भी इमिशन कम होगा। तो पिछले सप्ताह जब नई दिल्ली में अभी G20 समिट हुआ है, इसमें भी ये बातें लाई गई कि वैश्विक जैव ईंधन संगठन ने इथेनॉल को बढ़ावा देने के अलावा टिकाऊ, मतलब कि वैसी चीजें जो न तो ग्रीन हाउस उत्सर्जन करे और न ही ग्राउंड वाटर को कम करे, तो
इसी को कहा जा रहा है कि सस्टेनेबल बायोफ्यूल के विकास के लिए एक मजबूत करने का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने के लिए कहा गया है। इसलिए वैश्विक सहयोग के साथ जो क्लाइमेट एक्शन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता प्रदर्शित करना भारत के लिए एक बहुत ही ऐतिहासिक क्षण था जब G20 का सम्मेलन चल रहा था। ठीक है, अब इसमें एक बात और कही गई है, सस्टेनेबल बायोमास का उपयोग कैसे किया जाएगा। तो ऊर्जा परिवर्तन आयोग मतलब कि द एनर्जी ट्रांजिशंस कमीशन ने कहा है कि नेट जीरो उत्सर्जन अर्थव्यवस्था के भीतर जैव संसाधन पर अपनी रिपोर्ट में सिफारिश की है। जो ऊर्जा परिवर्तन आयोग है कि बायोमास को उन क्षेत्रों में उपयोग करने के लिए प्राथमिकता दी जानी चाहिए जहां कम कार्बन विकल्प सीमित है। यहाँ पे कहा जाता है कि बायोमास को वहां उपयोग करना चाहिए कि जहां लिमिटेड लो कार्बन अल्टरनेटिव, मतलब कि अगर वहां प्रोडक्शन कर रहे हैं तो कार्बन निकलेगा ही निकलेगा, तो उन क्षेत्रों में हम लोग जो बायोफ्यूल है उसका उपयोग करें, बायोमास है उसका उपयोग करें, जिससे कि थोड़ा कम कार्बन हम लोग उत्सर्जन हो और उसका कहीं हम संतुलन कर सके। तो लंबी समय के बाद विमानन और जैसे सड़क पर माल ढुलाई जहां पूर्ण विद्युतीकरण प्राप्त करने में अधिक समय लग सकता है, अभी भी हम लोग रोड साइड में पूर्ण इलेक्ट्रिफिकेशन नहीं कर सकते, अभी हमारा उतना इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ है। इसी के लिए कहा जा रहा है कि इसमें ज़्यादा समय लग सकता है, तो इसके लिए हम लोग इथेनॉल को प्रमोट करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा पेट्रोल में मिक्स करने से, जिससे कि हमारा कार्बन का जो इमिशन है वो कुछ हद तक कम हो सके। जबकि पेट्रोल वाहन जिसके लिए वर्तमान में जो इथेनॉल मिश्रित किया गया है, तो इसका भी उपाय हम लोग कर सकते हैं। तो इसी बातें पे यहाँ पे कहा जाता है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के द्वारा टू अचीव नेट जीरो एमिशन बाय 2050 ग्लोबली। ठीक है, ये जो टारगेट रखा गया है अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के अनुसार कि वैश्विक स्तर पर 2050 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन प्राप्त करने के लिए जो सस्टेनेबल जैव फ्यूल है उसका उत्पादन को 2030 तक 3 गुना, ठीक है, 2030 तक अगर हमें प्राप्त करना है नेट जीरो एमिशन 2050 तक, तो 2030 तक बायोफ्यूल है उसे 2030 तक 3 गुना अपने उत्पादन को बढ़ाना होगा, जिससे कि 2050 तक हम लोग नेट जीरो इमिशन को प्राप्त कर सके। तो हालांकि जो फर्स्ट जनरेशन इथेनॉल बिल था में ये संभव नहीं है, क्योंकि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा गन्ना की आवश्यकता है, उसके लिए पानी ज़्यादा यूज होगा। वहीं सेकेंड जनरेशन जो इथेनॉल था वहाँ पे बातें की जा रही थी क्रॉप्स के लिए, तो क्रॉप्स ज़्यादा अगर यूज होगा तो हम क्रॉप्स कैसे फिर उगाएंगे, तो यहाँ पे भी समस्या हो रही है। तो सेकेंड जनरेशन इथेनॉल को एक सस्टेनेबल ईंधन के रूप में गिन सकते हैं, क्योंकि हम लोग वहाँ पे क्रॉप का वेस्ट उपयोग करते हैं। तो इसी के लिए सेकेंड जनरेशन इथेनॉल का उपयोग की बात कर रही है, खासकर अगर उत्पादन विकेंद्रीकृत हो, अलग अलग जगह पे उत्पादन किया जाए। ठीक है, यही बातें यहाँ पे की जा रही है। बड़ी दूरी पर बायोमास संग्रह और परिवहन की ऊर्जा जरूरतों के साथ पैमाने की अर्थव्यवस्थाओं को संतुलित करने का एक बड़ा चुनौती है। यही बातें यहाँ पे की जा रही है, इज ए मेजर चैलेंज। उसके बाद यहाँ पे वैश्विक जैव ईंधन संगठन एक कुशल बायोमास आपूर्ति श्रृंखला और छोटे पैमाने पर विकेंद्रीकरण की बात, यहाँ पे मुख्यतः यही बात की जा रही है कि जो हम लोग प्रयास करेंगे कि जो क्रॉप बेस्ड है उसी से हम अपना बायोफ्यूल का जो जरूरत है उसको पूरा कर सकें, और 2030 तक जो बायोफ्यूल प्रोडक्शन है उसको हम 3 गुना बढ़ा लें, जिससे कि हमारा 2050 तक, यही मुख्य बात है कि हमें नेट जीरो उत्सर्जन को प्राप्त करने में सफलता हो सके। तो यही अस्थिरता की बात की जा रही है, खासकर जैव ईंधन के संबंध में, क्योंकि हम जो अभी बढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ, तो उसके लिए हमारे पास डिपेंडेंसी है जो वर्ल्ड मार्केट पे वो ज़्यादा है, क्योंकि हमारे पास बैटरी के उपकरण नहीं है उपलब्ध, तो हमें बहुत सी चीज़ें इंपोर्ट करनी पड़ती है। अगर हम लोग खनन करते हैं तो यहाँ पे बहुत सी चिंताएं इन्वायरमेंट संबंधित है। ऑलरेडी लद्दाख और हिमाचल में बहुत ज़्यादा लैंडस्लाइड्स हो रहे हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट बढ़ रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बढ़ रही है, जिससे कि हमारा जो इन्वायरमेंट है वो प्रभावित हो रहा है। तो अभी खनन के तरफ हम लोग ज़्यादा जाएंगे नहीं, इसके लिए ही हमें सबसे अच्छा विकल्प यही है कि क्रॉप के बेस से ज़्यादा बायोफ्यूल का हम लोग उत्पादन करें, जिससे कि इसको सस्टेनेबल एक स्थिरता बना सके देश में ईंधन के उपयोग के रूप में। ये था पूरा का पूरा आर्टिकल जो बायोफ्यूल से संबंधित था कि कैसे हम लोग इसको सस्टेनेबल बना सके। इसका रास्ता कठिन जरूर है, लेकिन हम लोग अगर प्रयास करेंगे, सही नीतियां बनाएंगे, तो इससे हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पे ही कहा जाता है राइटर के द्वारा, एनी स्ट्रेटजी नीड टू बी केयरफुली एग्जामिन्ड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द लार्ज इकोसिस्टम टू अवॉइड नेगेटिव कंसिक्वेंसेस। ठीक है, कोई भी स्ट्रेटजी अगर हम उसे बहुत बेहतर तरीके से विश्लेषण करेंगे, एग्जामिन करेंगे, तो एक लंबे समय में हम अपने नकारात्मक जो समस्याएं हैं उसे समाधान करने में सक्षम हो जाएंगे। यहीं पे जो चीज़ें हमने बताया है इसका सारा चीज़ें स्लाइड में दिया हुआ है। अब अगला आर्टिकल देख लेते हैं। इसमें मेनली ये आर्टिकल है
यूपी के मुजफ्फरनगर में ये घटना घटी है कि एक महिला है जो अपने क्लास में बच्चों को बोलती है कि सभी एक दूसरे को चाटा मारो। ठीक है, तो चाटा मारने के लिए बोलती है, तो फिर से वो बोलती है कि किसी कोई बच्चा था उसे बोलती है कि जोर से इसे चाटा मारो। बाद में पता चलता है कि वो बच्चा जो था वो किसी मुस्लिम समुदाय से संबंधित था। उसी के बाद ये सारा विवाद शुरू हो गया और उस महिला शिक्षिका को सस्पेंड कर दिया गया। अगर जनपद के खुब्बापुर गांव की जो शिक्षिका थी तृप्ति त्यागी, इसी के बारे में कहा गया है कि खुब्बापुर गांव ने नेहा पब्लिक स्कूल, ये जो स्कूल में जो सारी चीजें आई है नेहा पब्लिक स्कूल कहा जाता है, जिसमें शिक्षिका तृप्ति त्यागी ने 5 का पहाड़ा नहीं सुनाने पर अल्पसंख्यक समुदाय के यूकेजी के छात्र की सहपाठियों से बेरहमी से पिटाई कर दी। इसी दौरान जातीय टिप्पणी भी की गई। तो प्रकरण के दौरान पीड़ित छात्र के चचेरे भाई ने वीडियो बना ली और वीडियो को वायरल कर देश के प्रतिक्रिया आने लगी और शिक्षिका को गिरफ्तार करने की मांग की जाने लगी और वहां की जो स्कूल का एफिलिएशन है उसे भी रद्द कर दिया गया। तो यहाँ पे राइटर बोलते हैं, एक शिक्षिका की कल्पना करें जो अपने 7 वर्षीय छात्र के सहपाठियों से एक एक करके थप्पड़ मारने के लिए कहती है। ठीक है, जो लोग धीरे से ऐसा करते हैं उसके लड़के को जोर से मारने के लिए कहा जाता है। तो किसी को यह जानने की स्वाभाविक उत्सुकता होती है कि ये कैसी टीचर है, इस टीचर की ट्रेनिंग कहाँ हुई और इसे टीचर किसने नियुक्त कर दिया। ठीक है, बच्चे ये सब सोचते हैं, ये स्वाभाविक है। तो यही बात यहाँ पे कही जाती है कि संक्षिप्त उत्तर दिया जाता है कि जो शिक्षिका है वो हजारों अन्य लोगों की तरह ही एक शैक्षणिक संस्थान में कार्य कर रही है। वह उत्तर प्रदेश के एक गांव में अपने निजी स्कूल चलाती है। इसी तरह हजारों ऐसे स्कूल हैं जो सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है। फिलहाल इसे बंद करने की भी बात की गई है कि इसकी मान्यता को रद्द कर दिया जाए, क्योंकि ऐसी घटना से बहुत ज़्यादा ये मेनली धार्मिक मामला हो गया और बहुत ज़्यादा तूल पकड़ लिया, विवाद हो गया, जिसके कारण इसे रद्द करने की मांग कर दी। तो यहाँ पे कहा जाता है कि जो मेन मुख्य बातें हैं, गैप्स इन टीचर्स ट्रेनिंग, जो टीचर का ट्रेनिंग हो रहा है आजकल, जो ट्रेंड है ना कि जो टीचर का ट्रेनिंग हो रहा है उसको लोग बस एक डिग्री के लिए कर रहे हैं, जिससे कि हम टीचर्स का वैकेंसी में एलिजिबल हो जाएं और टीचर का जॉब पा सकें। टीचर का कोई भी व्यक्ति, जो बहुत से लोग ऐसे हैं जो बीएड तो कर लिए हैं, वो कभी आज तक एक दिन भी किसी को पढ़ाए नहीं गए, उनके डिग्री मिल चुकी है। तो उन्हें किताबी ज्ञान तो हो सकता है, लेकिन जो वहाँ पे जमीनी स्तर पे नॉलेज होना चाहिए, जो क्लासरूम एक्सपीरियंस होना चाहिए, क्लासरूम का अनुभव होना चाहिए, वो नहीं हो पाता है, जिसके कारण ये शिक्षक इस तरह की गलतियां कर पाते। इसके लिए ही किया गया था आरटी, राइट टू एजुकेशन अधिनियम द्वारा कार्य किया गया था कि जो शिक्षकों के लिए एक सही ट्रेनिंग व्यवस्था की जाए। लेकिन दिया तो गया, लेकिन यहाँ पे जो दिखाया जा रहा है इसकी भी ट्रेनिंग बहुत धीमी रही और इसका भी कार्यान्वयन सही से नहीं हुआ। आरटी मतलब राइट टू एजुकेशन ने गुणवत्ता के संकेतक निर्धारित किए थे, परंतु कुछ समय के लिए कुछ राज्यों में सरकारी और निजी दोनों स्कूलों के लिए जो राइट टू एजुकेशन संबंधित अनुपालन मानदंड थे उसका उपयोग किया गया, परंतु आरटीई को गंभीरता से लेने की गति बहुत ही कम रही और ऐसा कहा जाता है लोगों के द्वारा कि ये नेग्लेक्ट किया गया कोरोना आने के कारण। कोरोना काल आया इसी कारण ऐसा हुआ, परंतु ऐसा नहीं है। शिक्षक प्रशिक्षण के महत्वपूर्ण क्षेत्र में भी उपेक्षा समानांतर रूप से देखी गई है। तो यहाँ पे राइटर कुछ एग्जाम्पल दे रहे हैं, जैसे 1990 में शिक्षक प्रशिक्षण छोटे उद्यमियों का व्यवसाय बन गया था और राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, जिसे कहा जाता है नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन एनसीटीई, की नियामक संरचना अपने सावधानी पूर्वक तैयार किए गए मानदंडों के रूप में लागू करने में सक्षम नहीं रही। 1990 में ही सक्षम नहीं रही। उसके बाद 2008 की बात की जा रही है राइटर के द्वारा कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने दिवंगत न्यायमूर्ति जो जे.एस. वर्मा के तहत कहा गया, एक आयोग भी नियुक्त किया गया जो शिक्षक के प्रशिक्षण की विभिन्न समस्या की जांच की जाए। जांच तो की गई, उसके बाद 2012 में उसकी रिपोर्ट भी दी गई। यहाँ पे क्लियर कहा गया है 2012 में उसकी रिपोर्ट भी दी गई। उसकी रिपोर्ट भी बहुत ही अच्छा था, शिक्षकों के प्रशिक्षण को ज्यादा ध्यान देने की कही गई, लेकिन ये जो कहा गया उसको एक आधे काल में, मतलब कि बहुत ही शॉर्ट टर्म में ही इसको समाप्त कर दिया गया। सोचिए कि अगर सर्वोच्च न्यायालय ने किसी आयोग का गठन किया परंतु उसके भी निर्णय को बहुत गंभीरता से नहीं लिया गया, उसके बाद जो वहां निरीक्षण किए उनकी गुणवत्ता में सुधार भी एक भ्रम साबित हुआ कि जो निरीक्षण करने वाले हैं इनका भी सुधार नहीं हो पा रहा है। तो पिछले महीने सुप्रीम कोर्ट ने प्राथमिक स्तर पर जो प्राइमरी लेवल के शिक्षक हैं उनके प्रशिक्षण से जुड़े एक मामले में कहा कि
जो यहाँ पे बात की गई थी एनसीटीई, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर्स एजुकेशन। तो कोर्ट ने कहा कि एनसीटीई के द्वारा बीएड का जो डिग्री दिया जाता है, बीएड का डिग्री धारकों को प्राथमिक स्तर पर पढ़ाने की अनुमति देते समय अपना दिमाग नहीं लगाया है। मतलब कि उससे उसका प्रशिक्षण से संबंधित सवाल नहीं पूछा जा रहा है, जो उसका क्लासरूम एक्सपीरियंस होना चाहिए उसे वहां पे ऐड करने की आवश्यकता है। तो बीएड पारंपरिक रूप से माध्यमिक शिक्षा से जुड़ा हुआ है और उसे प्रारंभिक स्तर का पढ़ाने के लिए कहा जा रहा है। तो यही बातें की जा रही है कि यहाँ पे बीएड इज ट्रेडिशनली एसोसिएटेड विद सेकेंडरी एजुकेशन, लेकिन उसे कहा जा रहा है कि इसे प्राइमरी लेवल पे पढ़ाने के लिए कहा जाता है। तो समस्या यहाँ पे यही हुई है। लेकिन यहाँ पे अगर हम मुजफ्फरनगर की बात करें, जो उत्तर प्रदेश में, जहाँ शिक्षिका ने अपने छात्रों से दूसरे को थप्पड़ मारने के लिए कहा और ये मामला बहुत ज्यादा तूल पकड़ लिया, जिस कारण शिक्षिका को अनेक प्रकार का दबाव झेलना पड़ा, सामाजिक दबाव, क्योंकि जो शिक्षिका ये समस्या उत्पन्न की, वो बच्चा जो था वो मुस्लिम समुदाय था। तो रिपोर्ट के अनुसार कहा जाता है कि शिक्षिका इस पे कोई भी गलती और श्रम नहीं मान रही है, क्योंकि उसने क्लियर कहा है कि शिक्षिका को कोई पछतावा नहीं है, क्योंकि वह बच्चे को पीट रही थी, नियंत्रित कर रही थी, वो उनके क्लास का विषय है, वो किसी को शारीरिक उत्पीड़न नहीं कर रही थी, शिक्षिका का क्लियर कहना है। ठीक है, तो यहाँ पे राइटर कहते हैं जो चट्टोपाध्याय एफर्ट है, तो यहाँ पे मामला यही दो तरफ हो गया। एक तो यहाँ पे जो हमारा नीतिगत शिथिलता दिखाई दे रहा है, जो राइटर यहाँ पे बता रहे हैं 2008 में, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया, 1990 से ही समस्या आ रही है, और उसके बाद 2012 में। लेकिन यहाँ पे एक बात और आ रही है, शिक्षिका ने अपनी गलती नहीं मानी, वो बोली ही नहीं कि हम गलत हैं। और यहाँ पे चट्टोपाध्याय प्रयास, मतलब कि चट्टोपाध्याय का रिपोर्ट में कहा जाता है कि भारत की आज़ादी तो हो गई है। यहाँ पे इस रिपोर्ट को शिक्षक आयोग रिपोर्ट के भी नाम से जाना जाता है, जहाँ पे चट्टोपाध्याय के रिपोर्ट के बारे में बताया गया है। इसकी अध्यक्षता जो किया गया डीपी चट्टोपाध्याय ने की, वह एक फिलोसफर है और उनके द्वारा इस आयोग में बहुत ही अच्छा एक मार्गदर्शन किया गया है कि शिक्षकों को किस तरह से प्रेरित किया जा सके और बेहतर प्रशिक्षण दिया जा सके। इस चट्टोपाध्याय का जो प्रयास था, इसमें कहा गया है कि भारत में स्कूली शिक्षा उन मानकों और नैतिकता से बहुत दूर है जिन्हें कोई पेशेवर मान सकता है। मतलब कि कहा जाता है कि यहाँ पे मैक्सिमम जो लोग हैं भारत में जो टीचिंग कर रहे हैं, खास के गवर्नमेंट टीचर्स, वो सिर्फ और सिर्फ डिग्री प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन अपने कार्यों का निर्वहन नहीं करते। कक्षाओं में उपस्थित हुए बिना बीएड जैसी परीक्षा का जो डिग्री प्राप्त कर लेना, जिससे क्या होता है कि उन्हें अनेक प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती है। इंटरनेट के द्वारा हम सामग्री पढ़ के एग्जाम तो पास कर लेते हैं, लेकिन हमें क्लासरूम एक्सपीरियंस नहीं हो पाता है, उसी का समस्या झेलना पड़ता है। तो चट्टोपाध्याय रिपोर्ट में कहा गया एक पढ़े लिखे विचारशील शिक्षक की वकालत की। यहाँ पे उन्होंने एक बात और कही कि ब्यूरोक्रेट्स जो हैं वो टीचर्स को कभी वैल्यू नहीं देते, टीचर्स को बहुत ही निकृष्ट समझते हैं। ये बातें भी यहाँ पे कही गई है। और एक बात कही गई है कि यह शिक्षक को एक छोटा अधिकारी मानते हैं। तो 1990 के दशक के दौरान संरचनात्मक समायोजन की बाधाओं के कारण छोटे बच्चों के शिक्षकों को जो थोड़ी सी गरिमा प्राप्त थी वो भी खो गई, क्योंकि ब्यूरोक्रेट्स उनको कोई वैल्यू नहीं देते। जबकि शिक्षक चाहे कहीं भी हो, किसी भी कक्षा का हो, उसी ने आपको ज्ञान दिया तभी आप अगले क्लास में गए। तो ये नहीं भूलना चाहिए, शिक्षक हमारा माता पिता के बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट स्थान रखता है। तो यहाँ पे कहा जाता है कि नामांकन तो बढ़ता है, लेकिन कामकाजी परिस्थितियों में कोई अस्थायी सुधार नहीं होता है। तो वैश्विक नीति सलाहकार, जो वैश्विक नीति सलाहकार हैं, ग्लोबल पॉलिसी एडवाइजर जेम्स टोली, जो कहते हैं कि जो छोटे कम बजट वाले निजी स्कूल कई गुना बढ़ गए हैं भारत में, जिससे कि राज्य सरकार को लगता है ना कि उनका जो बोझ कम हुआ है, क्योंकि जो उनके कंट्रोल में जो सरकारी स्कूल हैं उनका कार्य ये लोग कर रहे हैं, जो छोटे स्तर के कम बजट वाले निजी स्कूल हैं। तो यहाँ पे ही कही जा रही है कि जिससे राज्य सरकार को युक्तिकरण के नाम पर अपने स्वयं के छोटे स्कूलों का विलय करने में मदद मिलता है। तो यही सारे बातें यहाँ पे कही गई है कि सारे चीज़ों का एक ग्रुप है, लेकिन टीचर्स का अपना कोई ग्रुप नहीं होता है जो टीचर्स के व्यक्तिगत और सामूहिक आवाज को उजागर कर सके। यहाँ पे शिक्षक दिवस अभी 5 सितंबर को मनाया गया, जो भारत के पूर्व राष्ट्रपति और राजनेता डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जन्मतिथि पर मनाया जाता है। तो यही बातें यहाँ पे कही जाती है कि वह स्कूल शिक्षक की आवाज व्यक्तिगत और सामूहिक रूप को कमजोर कर रहा है, क्योंकि इसके पास एक सही ग्रुप नहीं है। राइटर कहते हैं कि जो यहाँ पे राइटर के द्वारा 3-4 चीजें उठाई गई, एक ट्रेनिंग, उसके बाद गवर्नमेंट के रूल्स जो
निकाले गए एनसीटीई के द्वारा, यहाँ पे समस्या उत्पन्न हो गई। उसके बाद अगला जो है, जो चट्टोपाध्याय का एफर्ट था, इसमें भी बातें की जा रही है। उसके बाद अगला जो बात की गई है कि जो डिग्री जो तो मिल रही है बीएड के लिए, तो बीएड जो है वो सेकेंडरी एजुकेशन के लिए है, लेकिन उन्हें प्राइमरी लेवल के भी टीचर्स बनाए जा रहे हैं। यहाँ पे समस्याएं उत्पन्न हो रही है और यहाँ पे कहा जा रहा है कि इनको ग्रुप्स की कमी है और ब्यूरोक्रेट्स इन्हें रिस्पेक्ट नहीं देते हैं, मतलब कि उनके पद का कोई गरिमा का अवहेलना किया जा रहा है, जिससे भी समस्याएं उत्पन्न हो रही है। तो यही सारे बातें थी जिससे हम लोग, ये महिला थी जिस पे अभी कार्रवाई हुई है, ठीक है। यही महिला क्लास में बोली थी कि बच्चों को एक दूसरे को थप्पड़ मारो। ये क्लासरूम का भी फुटेज दिया गया है, ठीक है। अब अगला आर्टिकल देख लेते हैं। राष्ट्रपति ने आयुष्मान भव स्वास्थ्य अभियान की शुरुआत की। तो क्या है आयुष्मान भव स्वास्थ्य अभियान, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो अभियान का जो लक्ष्य है वो अंतिम छोर तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाना और वंचित आबादी तक पहुंच और सामर्थ्य को मजबूत करना। यहाँ पे ही बातें की गई है। यहाँ पे अचीव यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज एंड इंश्योरिंग हेल्थ केयर फॉर ऑल एज इट्स स्ट्राइव्स टू फर्दर कंसोलिडेटेड द एक्सेसिबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी, मतलब वो आसानी से स्वास्थ्य सेवाएं के लिए पहुंच सके और वो सक्षम हो स्वास्थ्य सेवाएं प्राप्त करने के लिए, ठीक है। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बुधवार को गांधीनगर में राजभवन से वस्तुतः आयुष्मान भव अभियान का पोर्टल का लॉन्च किया। राष्ट्रपति ने कहा कि इस अभियान के द्वारा और पोर्टल के द्वारा इस ऐतिहासिक लॉन्च ने यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज हासिल करने और सभी के लिए स्वास्थ्य देखभाल सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह विशेष रूप से वंचितों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच और सामर्थ्य को और मजबूत करने का प्रयास है। यही बातें यहाँ पे की गई, वंचितों के लिए, अनडिजर्व, ठीक है, पार्टिकुलरली अनडिजर्व लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं तक पहुंच और सामर्थ्य को सुनिश्चित करेगा। यहाँ पे अंत्योदय का भी दर्शन किया गया, मतलब कि पंक्ति के आखिरी व्यक्ति को भी ये स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित की जाएगी। अंत्योदय के दर्शन को रेखांकित करते हुए, जिसका अर्थ है कि सभी के लिए अच्छा स्वास्थ्य और किसी को भी पीछे नहीं छोड़ना। इसी पे कहा जाता है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा कि इस प्रयास में स्थानीय शासन की भागीदारी और समर्थन की प्रशंसा की गई और कहा कि जिन ग्राम पंचायतों ने सफलतापूर्वक अपने लक्ष्य को प्राप्त किया है उन्हें आयुष्मान ग्राम पंचायत घोषित किया जाएगा। ये भी बातें याद रखिएगा, अंत्योदय के तहत आयुष्मान ग्राम पंचायत घोषित किया जाएगा। तो ये सारी चीजें कोरिलेटेड है, याद रखिएगा आयुष्मान भव हेल्थ कैंपेन में। उसके बाद यहाँ पे कहा जाता है तय समय में निर्धारित सतत विकास लक्ष्य, मतलब कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को भी जो तय समय में निर्धारित है स्वास्थ्य के क्षेत्र में, उसको भी प्राप्त करने में हमारा ये महत्वपूर्ण कदम होगा। और उसकी प्रतिबद्धता पर प्रकाश डालते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि सेवा पखवाड़ा पहल की भी सराहना की। यहाँ पे सेवा पखवाड़ा पहल की भी सराहना की गई, ठीक है। यहाँ देखिए, जो 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलेगा और जो यह सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा कि प्रत्येक व्यक्ति को आवश्यक स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं सुनिश्चित हो, प्राप्त हो। राष्ट्रपति ने आयुष्मान कार्ड की पहुंच को और अधिक सुविधाजनक बनाने की बात की। आयुष्मान कार्ड, यहाँ पे आयुष्मान कार्ड, ठीक है, आभा आईडीज, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करने के लिए। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, गैर संचारी रोग है, तपेदिक हो गया, उसके सिकल सेल रोग हो गया, ठीक है, सिकल सेल डिजीज जैसे स्वास्थ्य योजनाओं और रोग स्थितियों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए आयुष्मान भव लक्ष्यों की सराहना की गई राष्ट्रपति के द्वारा। तो इसी के बारे में मैं यहाँ पे इंग्लिश में भी लिख दिया हूं कि आयुष्मान कार्ड जनरेटेड आवा आईडीज एंड रेज अवेयरनेस ऑफ हेल्थ स्कीम्स एंड डिजीज कंडीशन सच एज नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, उसके ट्यूबरक्लोसिस एंड ये सारी चीज़ों को बेहतर उपचार के लिए राष्ट्रपति ने सराहना किया आयुष्मान भव स्वास्थ्य अभियान के द्वारा, ठीक है। तो कैसा लगा आज का इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो द हिंदू के न्यूज़पेपर में था, प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं। मेरे वीडियो को ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।